नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के बारे में बात करनी है। बात करें अगर सबसे पहले मूल अधिकारों की विश्व में कहां पर चर्चा होती है तो सबसे पहले ब्रिटेन में इसकी चर्चा होती है साल 1215 में। इसके बाद आप जानते हैं कि इसकी चर्चा होती है अमेरिका में। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हमने अपने देश में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो आंसर आपको लगाना होगा अमेरिका के संविधान से। वहां पर क्या कहा गया था? बिल ऑफ राइट्स कहा गया था, जो मूल अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पर मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, तो मूल अधिकार जो है वो एक प्रकार की ऐसी मांग है या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रकार का अधिकार होता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है। सामान्य अधिकार को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मूल अधिकार के रूप में इसी अधिकारों को डिफाइन करना हो तो मूल अधिकार होने के लिए अर्थात कोई भी अधिकार मूल अधिकार होगा कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है या नहीं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भारत में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ये वही अधिकार है जिसकी वजह से हम अपने देश के अंतर्गत रह करके राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों को इसी के संदर्भ में बात करनी है। और आप जानते हैं कि आपका जो पेट का एग्जाम है उसमें जो सिलेबस दिया गया है आपके एग्जाम का पाठ्यक्रम, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार आपको विशेष रूप से बताया गया है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट से संबंधित कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा उम्मीद है कि एक सवाल आपका यहां से भी रहेगा। तो उसी की चर्चा हम लोगों को आज की अपनी इस क्लास में करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं प्रावधान की, तो संविधान का भाग 3 है और आर्टिकल की दोस्त अगर बात करेंगे तो वो होता है 12 से 35 के बीच में इसका प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद देखेंगे तो एक पॉइंट आपको यहां पर दोस्त लिखा गया है कि अगर हम लोगों को मूल अधिकार की विचारधारा की बात करें कि इसको हमने कहां से लिया है, तो मूल अधिकारों की विचारधारा को हमने किस देश के संविधान से लिया है, एक सवाल आपको यहां से मिलता है। तो मूल अधिकार की जो विचारधारा है वो हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। और एक चीज आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो मूल अधिकार दिया गया है वो मूल अधिकार जो है वो अति नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि जो मूल अधिकार हमको दे दिए गए हैं वो मूल अधिकार मिल गया है, अब उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। अब आप लेकिन यहां पर एक बात समझिएगा कि हमारे यहां एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे यहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आधार होते हैं जो कि दिए गए मूल अधिकारों पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि अमेरिका में जो दिया गया है वहां पर यह क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। मीन्स इसका क्या हो गया कि अमेरिका में एक बार जो मूल अधिकार दे दिया गया वो मूल अधिकार में अब किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट में दोस्त आप देखिए, तो यहां पर आपको लिखा गया है कि जो मूल अधिकार आपको यहां पर मिलते हैं संविधान के भाग 3 में, एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये वाद योग्य या न्याय योग्य हैं। मतलब इसका क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं कोई मुद्दा वाद योग्य है या नहीं है या न्याय योग्य है या नहीं है, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि ये इसके आधार पर क्या हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं या नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए कि हम जा सकते हैं या नहीं। अगर इसकी बात आप यहाँ करते हैं तो आपको बहुत सिंपली एक बात समझनी है
तेज बहादुर सप्रू की। तो तेज बहादुर सप्रू ने क्या किया था? तेज बहादुर सप्रू की अगर बात करेंगे तो यहां पर टीबी सप्रू की एक बात ध्यान रखना है। और टीबी सप्रू ने जो अधिकार मिलते हैं, इन अधिकारों को दो टाइप में डिवाइड किया था। एक को उन्होंने कहा था कि वाद योग्य होगा, एक को क्या कहा था कि ये वाद योग्य होगा, मीन्स इसका क्या होगा कि ये जस्टिएबल होगा। और दूसरे को उन्होंने क्या कहा था? अवाद योग्य, अवाद योग्य कहा था। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन जस्टिएबल, इसको कहते हैं नॉन जस्टिएबल। और इसके अगर हम लोग अर्थ को लिख लें तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा लागू होगा। और इसका मतलब क्या होता है? न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। अब ऐसे जो अधिकार दिए गए थे जो कि न्यायालय के द्वारा लागू हो सकते हैं, तो जो न्यायालय के द्वारा लागू हो सकते हैं उसको क्या कहा गया? इसी को कहा गया था फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। और जो वाद योग्य नहीं है इसी को कहा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको क्या बोला गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से इसको जाना गया था। अब इसके बाद आप देखेंगे तो जो वाद योग्य है इसका मतलब न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवा सकते हैं। और मूल अधिकार के जितने प्रावधान हैं उसमें से अगर कोई लागू नहीं होता है या उसमें से किसी का उल्लंघन होता है तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जरिए क्या होता है? इसको लागू करवाया जा सकता है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? अभिभावक कहते हैं, या फिर हम मूलाधिकारों का रक्षक कहते हैं। जब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि मूल अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है तो आपको वहां पर न्यायपालिका लगाना है। और आप जानते होंगे कि न्यायपालिका के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को शामिल करते हैं। तो ये बात आपको यहां पर बहुत क्लियरली समझनी है। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पर आपको देखना ये, अच्छा इसका अगर बात करें फंडामेंटल राइट तो कौन से भाग में होगा? 3 में होगा। और डीपीएसपी किस में होगा? तो ये 4 भाग में होगा। इसकी बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये 35 से लेकर के, ये 36 से लेकर के 51 के बीच में होता है। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए अगले पॉइंट में, तो जो मूल अधिकार है इसका नेचर जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। कई सारे मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल और केवल राज्य के खिलाफ मिलते हैं। कई सारे ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि व्यक्तियों के भी खिलाफ मिलते हैं। जितने भी सकारात्मक टाइप के मूल अधिकार होंगे उनको लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मूल अधिकार जो है वो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी कि राज्य के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है उसके विरुद्ध एक गारंटी होती है। मूल अधिकार असीमित नहीं होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इस पर आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो आर्टिकल 19 में जो आपको विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करें जैसे दंगा फसाद होने लगे, या देश के लिए कोई खतरा हो, एकता और अखंडता उससे प्रभावित हो, या लोक व्यवस्था को किसी प्रकार से हानि पहुंचती हो। तो ये सभी बातें अगर हो रही हैं तो ऐसे में अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आपको छूट नहीं मिलेगी, इस पर फिर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को
याद करने का तरीका मैं आपको अभी बतलाता हूं। और अनुच्छेद 226 अगर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय को। अब एक चीज आप जरा देखिएगा कि यहां पर आपको एक आर्टिकल दिया गया है 32 और दूसरा दिया गया है 226। जब 32 आपको दिया गया है तो यहां पर हमने क्या लगाया है, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय। और जब बड़ा बड़ा आर्टिकल है तो यहां पर हमने कोर्ट कौन सा लगाया है, छोटा वाला लगाया है। तो जब भी आपको इससे सवाल पूछा जाए अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल जब छोटा होगा तो कोर्ट यहां पर बड़ा लगाना है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और जब आपको आर्टिकल बड़ा बड़ा दिया रहे तो वहां पर आपको क्या लगाना है, कोर्ट छोटा वाला लगाना है, यानी कि हाई कोर्ट आपका वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों को उल्टा करके आपको समझना है कि बड़ा वाला अगर आर्टिकल होगा तो छोटा वाला कोर्ट होगा, छोटा वाला आर्टिकल होगा तो बड़ा वाला कोर्ट होगा वहां पर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसके बाद आपको दिया गया है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले जो मूल अधिकार हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी बात दोस्त समझनी है कि ये है आर्टिकल 15, इसके बाद है 16, फिर है 19, फिर है 29 और इसके बाद है 30। अब यहां पर आप देखिए तो जैसे क्या दिया गया है, 15 और 16 एक साथ दिया गया, 29 और 30 जो है वो एक साथ दिया गया, यानी कि 15 का जस्ट डबल कहां पर है, 30। और इसके बाद में आप देखेंगे एक ज्यादा करेंगे तो यहां पर और 30 से एक कम करेंगे, यानी कि 15, 16, 29 और 30, बीच में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसको मिले हैं, केवल और केवल देश के नागरिकों को दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही इसका अधिकार दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया। जब शब्द का इस्तेमाल हो व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब कि इसमें जो देश का नागरिक है, नागरिकता आपने पढ़ा है, तो जो देश का नागरिक है उसको भी और जो विदेश का रहने वाला है उसको भी शामिल करेंगे जब व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब नागरिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर केवल और केवल जो होगा वो देश का नागरिक होगा, यानी कि भारत की नागरिकता उसके पास अवश्य होनी चाहिए। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल किसको मिलते हैं, तो देश के नागरिकों को, किसी बाहर वाले को नहीं दिया जाएगा, ये अपने घर वाले को ही दिया जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30। फिर इसके बाद आप यहां पर देखें तो डिटेल्स में जब यहां पर बात करेंगे 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये नागरिकों को दिया गया। आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये दिया गया। इसके बाद देखेंगे 16 में तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। लोक नियोजन का मतलब सीधा सा है सरकारी नौकरियों में जाने का अवसर, तो ये केवल और केवल कहां पर दिया गया है, ये दिया गया है आपको आर्टिकल 16 कि सरकारी नौकरियों में जाने का जो अवसर होगा, ध्यान रखिएगा अवसर जो होगा वो सभी को समान रूप से मिलेगा, किसी के साथ इन सब आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। 19 में क्या है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है, या यूं कह लें कि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करें। अगर यहां पर हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, और संख्यक का मतलब है संख्या, यानी कि थोड़ी संख्या में जो रहें। और थोड़ी संख्या ये क्या होती है, पूरे राज्य की संख्या के एवज में अगर उनकी संख्या थोड़ी रहे यानी 50% से कम रहे तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं।
लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि भाई अल्पसंख्यक आप किस आधार पे कहोगे। कोई बहुत कम बोलने वाला है, जैसे मान लीजिए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदी बोलने वाले हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उर्दू बोलते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके धर्म अलग अलग हैं। तो संविधान ये कहता है कि जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको डिवाइड करने का या उनको क्लासिफाइड करने का हमारे पास दो आधार हैं। आधार नंबर एक है भाषा और आधार नंबर दो है आपका धर्म। तो धर्म और भाषा के आधार पर ही यहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करिएगा, जब भी अल्पसंख्यक की बात आती है तो हमारे यहाँ दो आधार पर हैं। एक को कहते हैं भाषाई और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक। तो भाषाई और धार्मिक ये दो ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना हो तो मुस्लिम धर्म जो है हमारे देश में, भारत में मुस्लिम धर्म जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग में होता है। और पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो वहां पर हिंदू जो है वो मुस्लिम वो जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं धर्म के आधार पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे किसी एक क्षेत्र में मान लीजिए आप लॉज में रह रहे हैं, अब उस लॉज में ज्यादातर लोग जो हैं वो भोजपुरी बोलने वाले हो जाएं, उसमें से कोई एक अंग्रेजी बोलने वाला हो जाए, तो जो अंग्रेजी बोलने वाला है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हुआ कि नहीं हुआ। तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, मान लीजिए जहां पर आप रह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मुस्लिम हो और एक उसमें हिंदू रहने लगे, तो वो हिंदू वहां पर क्या हो गया, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो गया। मान लीजिए कोई नॉनवेज खाने वाला है, उस पूरी लॉज में ज्यादा लोग खाते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई पंडित वहां पर बीच में फंस गया, हो सकता है वो न खाता हो, तो वहां पर वो क्या हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग में हो गया। तो बात यहां पर ये है कि किस किस आधार पर आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को क्लासिफाइड करते हैं। जब भाषा और धर्म के आधार पर आप वैसे किसी भी आधार पे कर सकते हैं, लेकिन संविधान किसको मानता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा और धर्म के आधार पर ही हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाती है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आर्टिकल 30 दिया गया है, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का अधिकार। तो ये सारे ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल किसको दिए गए हैं, ये अपने देश के नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगले पॉइंट में आप बात करेंगे तो सभी को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, ये सारे कैसे हैं, ये सभी को प्राप्त हैं। और दोस्त सभी का मतलब यहां पर होता है कि चाहे वो देश का नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, इन सभी को आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि आप किसी को भी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता को हमने कहां से लिया है, ये हमने ले लिया है ब्रिटेन के संविधान से। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष हमने समानता को हमने कहां से लिया है, तो ये होता है आपका ब्रिटेन। और यहां पर ये बताया गया कि कानून के सामने जो है वो सभी लोग समान होंगे, अनुच्छेद 14 में इस बात का प्रावधान किया गया। इसके पहले भी आप जरा देखिएगा, एक आर्टिकल होता है आपका 12, तो 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। बस इतना बात आप समझिए कि राज्य की परिभाषा कहां दिया गया है, अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कानून की परिभाषा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप दोनों आर्टिकल से समझ लीजिए। तो यहां पर कानून की परिभाषा आपको यहां पर दिया गया है अनुच्छेद 13 में। जब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 में आपको किस बात का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में आपको दिया गया है राज्य की परिभाषा। हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि राज्य का मतलब एक ऐसा संगठन जिसके पास निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। अगर ये चार आवश्यक तत्व तो उसके पास हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार राज्य किसको किसको कहा जाएगा, ये सवाल आता है। तो जो आपके भारत की सरकार है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सभी क्या हैं, सरकार के अंतर्गत आएंगे। राज्य विधानमंडल है, इसमें विधानसभा और विधान परिषद आएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार आएंगे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन आते हैं,
जैसे नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होता है, ये सभी भी राज्य के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई भी संगठन जो राज्य से किसी तरीके से सहायता प्राप्त कर रहा है, वित्त पोषित है, तो उसको भी हम राज्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसके अलावा और कौन राज्य में शामिल होगा, तो इस बात का डिसीजन कौन करेगा? न्यायालय के द्वारा इसका डिसीजन किया जाएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत और कौन से संगठनों को शामिल किया जा सकता है। बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, तो यहाँ पर दिया गया है कानून की परिभाषा। एक तरीके से आप यहाँ ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, पहले ये बताइए। तो कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को, केंद्र की संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 13 में कुछ कंडीशन दी गई है, और कंडीशन क्या दी गई कि संसद के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यदि संसद के द्वारा किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया गया है जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो ध्यान रखिएगा वो उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा जहां तक मूल अधिकारों का वह उल्लंघन करता है। तो 2 आर्टिकल आपको क्लियर हुए, 12 हो गया राज्य की परिभाषा, 13 हो गया कानून की परिभाषा। अब इसके बाद अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, जिसको हमने ब्रिटेन से लिया। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरियों में जाने का सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब या अस्पृश्यता का मतलब होता है कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं, तो किसी के साथ आपको छुआछूत जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का निषेध आपको किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। इसके बाद में अनुच्छेद 18 में आपको उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो अनुच्छेद 18 में आपको उपाधियों के अंत की बात की गई है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये सारे आर्टिकल्स अभी हमारे सामने आगे आएंगे, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो मूल अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो था वो केवल और केवल कितने थे? 7 प्रकार के मूल अधिकार आपको दिए गए थे। मूल संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो मूल संविधान में अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट थे? तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 7। और आपको याद होगा कि जब जब नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया गया था 1928 में, तो उस समय 19 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, जिनमें से किसी न किसी रूप में कुल 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो टोटल थे 7। लेकिन दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्तों होते हैं कुल 6, और इसमें से एक ऐसा मूल अधिकार था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार इसको कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार इसको कहा जाता है। और संपत्ति के अधिकार को यहाँ अर्थात फंडामेंटल राइट से निकाल करके कहां पर रख दिया गया? ये रखा गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। सवाल आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वर्तमान में यह केवल और केवल विधिक अधिकार के रूप में होता है। इट्स अ लीगल राइट। ये क्या है? लीगल राइट के रूप में होता है अंडर आर्टिकल 300A। तो मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर 300A
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार केवल और केवल यह एक विधिक अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है, जबकि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार ये कैसा था? तो ये था आपका एक प्रकार का मूल अधिकार। दूसरा सवाल आपको बनेगा कि मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा कि ये 44th अमेंडमेंट में 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके इसको विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। ये बात आप नोट करिएगा और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात कर लेते हैं इस समय कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो एक होता है आपका समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिटवीन 14 to 18 होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी अनुच्छेद 323 से लेकर के अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करेंगे तो ये 25 to 28 होता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार होता है, एजुकेशन और कल्चर का, तो यहाँ पर आर्टिकल 29 to 30 होता है। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है अंडर आर्टिकल 32। एक सवाल आपको आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर सिर्फ इतना सवाल हो तो आंसर आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। बट अगर सवाल आपका ये हो जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या होगी, तो यहां पर यह बात आप नोट करिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। और अगर सवाल पूछा जाए, सवाल आपसे पूछा जाए, इसको छापिएगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, सवाल सिर्फ इतना रहेगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट है, इसको आप नोट करिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होगा वो आपका हो जाएगा संविधान की आत्मा। और अगर केवल सवाल ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। तो ये दोनों बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, समानता के अधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमने आपको बता दिया 1978 में अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया। मौलिक अधिकारों का निलंबन, क्या मूल अधिकारों को कभी समाप्त किया जा सकता है या मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है? बिल्कुल इसको रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। जैसे अनुच्छेद आप देखिए यहाँ पर, तो 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है ये अपने आप निलंबित होता है, लेकिन कब होगा? तो जब ये आपातकाल लगा होगा, अनुच्छेद 352 जब लगा होगा। तो हमने आपसे जिक्र किया था कि भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कुल 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 352, इसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति शासन का, और इसके साथ अनुच्छेद 360 में प्रावधान है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है तो उस दौरान अनुच्छेद 19 की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल 20 और 21 मूल अधिकार का ये ऐसा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी ये सस्पेंड नहीं होता है। और बाकी का शेष जो बचेगा 19, 20 और 21 के अलावा शेष को निलंबित करने की शक्ति जो होती है वो देश के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये सभी
महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से आपको सवाल मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आए उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको दिया गया, ये आप समझ गए आर्टिकल 359 के अंतर्गत अगर शेष जितने अधिकार बचे हैं 19 आप जान गए कि ये अपने आप समाप्त हो जाता है। 20 और 21 किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जा सकता है। 19, 20 और 21 इन 3 आर्टिकल के अलावा जितने भी आर्टिकल्स बचेंगे उन सभी को सस्पेंड करने की पावर देश के प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी कि राष्ट्रपति के पास। अगर आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। अनुच्छेद 358 के अनुसार अगर आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो 19 निलंबित नहीं होता है। ये बात आपको थोड़ा सा डीप में हो जाता है, तो इतना डीप में आपको फिलहाल के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्या क्या इसमें आते हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी कर लिया था। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे तो मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधियां, और इसमें बहुत सिंपल सा बात यही है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों को कम करती है या छोटा करती है या उनका उल्लंघन करती है। इसको आप डिटेल्स में पढ़िएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो वहां पर आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे के लिए ये काम देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिया गया है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कुल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया। यहां पर आपको दिया गया है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की निगाह में सभी लोग बराबर होंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, चाहे वो राजा होगा चाहे वो फकीर होगा, तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इस विचारधारा को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। डाइसिन के जो विधि के शासन है, रूल ऑफ लॉ, उसी पर आधारित है। नकारात्मक टाइप का है, विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों जैसे गरीब, पिछड़ा, मजदूर, वंचित, दिव्यांग, मजलूम, इन सभी को एक समान रूप से लागू नहीं होता है। बहुत सारे इसमें कंडीशंस होती हैं। फिलहाल के लिए आपको इतनी ही बातें समझनी है। विधि का समान संरक्षण जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दरअसल अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों बातें आपको वहां पर लिखी गई हैं। तो मतलब आप यहां पर समझ चुके हैं, अमेरिका से इसको लिया गया है। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समानों के समानता का व्यवहार होगा, ये बात आपको दिया गया है अनुच्छेद 14 में। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अनुच्छेद 15 में हमने देख लिया था, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं पर किसी के साथ, जैसे कुएं पर नहाने जा रहे हैं, तालाब में हैं, स्नानघर में हैं, या फिर पार्क में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, तो किसी के साथ इसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जात, इन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है, महिला आरक्षण। जैसे आप देखते हैं 15 का 4 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, और 15 के 6वें में जो EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की गई है, रिजर्वेशन की, तो वो आपको मिलता है अनुच्छेद 15 के 6। आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की बात है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में आप जानते हैं लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता का प्रावधान है, यानी कि सरकारी नौकरियों में जाने के लिए सबको समान अवसर मिलता है, इसकी बात अनुच्छेद 16 में। 17 में आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत है, और इसके लिए जो है वो कानून बनाया जाता है, और इसी के लिए एक कानून बनाया गया है। संसद ने शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम
1955 बनाया गया है। 76 में इसमें संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किसमें परिवर्तन कब किया गया है और इससे संबंधित कौन सा एक्ट बनाया गया है। दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुरस्कार उपाधि नहीं होती है, यह अलंकरण और एक प्रकार का सम्मान होता है। तो सम्मान को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन किसी भी प्रकार की उपाधियों को नहीं किया जा सकता है। सेना और विद्या से संबंधित ये सभी जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे तो अनुच्छेद आपको मिलता है यहाँ पर 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में देखेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रावधान है। यहाँ पर कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी है, संघ बना सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण कर सकते हैं, कहीं पर बस सकते हैं, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 19(1) के ए में ही एक प्रावधान है प्रेस की आज़ादी। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 19(1) ए में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19(1) ए में इसका प्रावधान है। जैसे जानने का अधिकार है, ध्वज फहराने का अधिकार है, विचार देने की स्वतंत्रता, दूसरे के विचारों को सुनने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, रेडियो टेलीविजन द्वारा आंखों देखी घटना का प्रसारण करना, ये सभी क्या है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। विचार अभिव्यक्ति के रेफरेंस में इसको काउंट करते हैं। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें आपको ध्यान में रखना है किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक बार ही दंडित किया जाएगा, अर्थात किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार दंड आप नहीं दे सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर इस मार्कर को चुराने के लिए अगर एक बार मुझे दंड मिल चुका है तो इसका मतलब है कि इसी मार्कर को चुराने के लिए मुझे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि खुद के खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपके केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान कुछ कानूनी जानकारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपसे लिया जा सकता है और आप उसको दे भी सकते हैं। और अगर आप कोई गवाही स्वच्छ अपने इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं, स्वच्छंद होकर के, तो आप उस प्रकार की गवाही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्सली किसी भी प्रकार का एविडेंस या गवाही आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान, यानी कि जीवन जीने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। जैसे विवाह करने का अधिकार भी क्या है, ये आपके जीवन के अधिकार में शामिल हो गया है। अब इसके बाद सोने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त जल है, इन सभी का प्रावधान आपको यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये सारी लिस्ट आपको दी गई है जो कि शामिल है आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, यानी कि जीवन के अधिकारों में इसको शामिल किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 21 में आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 21 के में एक खंड और जोड़ा गया और वो खंड आपका था आर्टिकल 21 का ए, जिसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन साल 2002 के जरिए। और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा जो होती है उसको कहा गया कि ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 22 में अगर आप देखेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में यहाँ पर संरक्षण की बात की गई है। यहाँ पर सामान्य गिरफ्तारी से संरक्षण है और एक होता है निवारक निरोध। जब हम लोग बात करते हैं सामान्य गिरफ्तारी तो इसका मतलब है कि आपने अपराध किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है। सामान्य गिरफ्तारी का मतलब होता है कि अपराध के बाद, और यहां पर जो निवारक निरोध दिया गया है इसका मतलब होता है कि केवल और केवल
शक के आधार पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो शक के आधार पर गिरफ्तार करने का मतलब है, इसी को हम लोग कहते हैं निवारक निरोध कानून। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, सामान्य गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। मान लीजिए अगर मुझे कोई गिरफ्तार करने आया है तो पुलिस वाले का ये दायित्व बनता है कि मुझे बताए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जा सकता है और उसे मनपसंद के वकील से अनुमति होगी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की तारीख से 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन जितने समय तक आप रास्ते में रहेंगे उस समय को छोड़ना पड़ेगा, यानी 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत तो किया जाएगा, लेकिन इसमें आने जाने के समय को छोड़ करके। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर होता है। और इसके बाद में आप देखेंगे अनुच्छेद 22 तक का प्रावधान हम लोगों ने देखा। निवारक कानून का क्या मतलब होता है, निवारक कानून को हमने आपको बताया कि शक के आधार पर गिरफ्तार करना। और दूसरा पॉइंट दोस्त आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो इसको कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 3 महीने के लिए इसकी गिरफ्तारी होती है। इससे ज्यादा अगर गिरफ्तार किया जाना है तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी जितने की सिफारिश करेगी उतने समय तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल आज के लिए हम लोगों की क्लास बस यहीं तक थी। हम लोगों ने अनुच्छेद 22 तक के सारे प्रावधानों को पढ़ लिया है। इसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 23 से बात करेंगे, जिसमें आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करनी है। अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाइए ताकि ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए। हम लोग मिलेंगे कल फिर से 25 आर्टिकल 23, 24, 25 से हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।